हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हिस्ट्री के अगले पार्ट में, जहां पर हम लोग कवर करने वाले हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का पहला चैप्टर, जो कि क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो पहले वीडियो प्रेसिडेंट पे अच्छा रिस्पांस देने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और आशा करता हूं आगे भी ऐसा रिस्पांस बना रहेगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इतना कहना चाहूँगा कि आप स्टूडेंट्स पहले उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हर वीडियोज़ पर ऐसा प्यार ज़रूर दिखाएँ। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट करेंगे, जो 1 नंबर या 2 नंबर के एमसीक्यू वगैरह में आता है, उसको सबसे पहले कवर करेंगे। तो इसका ड्यूरेशन अगर पूछा जाए तो बताएंगे आप 1914 से लेकर 1918 तक। ठीक है, अगर आपसे एग्जैक्ट डेट्स पूछे जाएँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, उसमें लिखेंगे 28 जुलाई 1914 टू 11 नवंबर 1918। एक और चीज़ याद रखेंगे, 11 नवंबर को आर्मिस्टाइज साइन हुआ था। आर्मिस्टाइज का मतलब क्या होता है? आर्मिस्टाइज का मतलब होता है समर्पण, आत्मसमर्पण, सरेंडर। ठीक है, सरेंडर। आर्मिस्टाइज का दूसरा वर्ड क्या हो गया? सरेंडर। इस दिन जर्मनी ने क्या किया था? सरेंडर कर दिया था 11 नवंबर 1918 को। इसको आर्मिस्टाइज भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग इस चैप्टर के हमें जो रेड्यूस सिलेबस फॉलो किया जाएगा काउंसिल के द्वारा, उसके द्वारा ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। चलिए, रेड्यूस सिलेबस के हिसाब से आपको इसमें कॉजेज़ करने हैं, वो भी सारे कॉजेज़ नहीं, 3 या 4 कॉजेज़ करने हैं। ट्रीटी और ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स करनी है। चलिए हम लोग इस वीडियो के अगले पार्ट के लिए बढ़ जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं वर्ल्ड वॉर 1 के कॉजेज़ की तरफ। सबसे पहला कॉज है डिवीजन ऑफ यूरोप इनटू 2 आर्म्ड कैंप्स, ट्रिपल अलायंस एंड ट्रिपल एंटेंटे। अब ध्यान से हमारी बात सुनेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आते हैं वो हम आपको बताएंगे। 1879 में ट्रिपल अलायंस साइन हुआ था। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो अच्छी बात है। 1879 में ट्रिपल अलायंस को साइन किया गया था। किन कंट्रीज़ ने साइन किया था? 3 कंट्रीज़ ने साइन किया था। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। ये 3 कंट्रीज़ थी जिन्होंने ट्रिपल अलायंस को ज्वाइन किया था। अब हम लोग इसका मतलब जानेंगे कि क्यों साइन किया गया था। एक और चीज़ आप जान लें कि 1882 में इटली ने साइन किया था इसको, 3 साल बाद। ठीक है, इसमें इटली ने 1882 में साइन किया था। ठीक है, अब इसका मतलब समझेंगे। इन तीनों देशों ने एक दूसरे को सहायता प्रदान करने के लिए, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक दूसरे का साथ दोस्ती बनाने के लिए ट्रिपल अलायंस को साइन किया था। एनिमी अटैक होगा, एक दूसरे का ये रक्षा करेंगे, इसलिए साइन किया था। अब इससे क्या होता है कि एक आप यूरोप में कह सकते हैं 3 देशों का एक पावरफुल समूह बन जाता है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड इटली, जिन्होंने मिलकर अलायंस बनाई थी, ट्रिपल अलायंस। इसको अपोज करने के लिए, काउंटर बैलेंस करने के लिए 1907 में एक और 3 देशों का समूह बनता है, जिसे कहते हैं ट्रिपल एंटेंटे, ENTNETE। ये तुम्हारा ट्रिपल एंटेंटे। ट्रिपल एंटेंटे को किसने किसने ज्वाइन किया? ट्रिपल एंटेंटे को ज्वाइन किया, साइन किया ब्रिटेन ने, रशिया ने और फ्रांस ने। बर्फी BRF, ब्रिटेन, रशिया एंड फ्रांस। इन तीनों ने ट्रिपल एंटेंटे को साइन किया, और इनका भी मतलब लगभग सेम था। इनको काउंटर बैलेंस करना था, और साथ में इन्होंने भी अपनी दोस्ती का रिलेशन बनाया। आगे अब ये समझने की आवश्यकता है कि ये दोनों कैंप्स वर्ल्ड वॉर 1 का कॉज कैसे बने। ठीक है, तो ये समझना होगा कि इन दोनों के कैंप्स के बीच में बड़ी घृणा थी, एनिमिटी, घृणा। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। Thus, Europe was divided into 2 major camps. On one side were England, Britain, France and Russia, and on the other hand were Germany, Austria, Hungary, Italy and Turkey. बाद में टर्की ने भी ज्वाइन किया। The suspicions, fears and rivalry and enmity between the two camps was a major step towards World War 1. Enmity, suspicions, fears मतलब डराव का माहौल, enmity यानी कि घृणा मतलब कि शत्रुता वगैरह, ये सारे रीजंस थे इन दोनों कैंप्स के बीच में वर्ल्ड वॉर 1 होने का एक प्रमुख कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले कॉज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इंपेरियलिज्म का मतलब क्या होता है? दूसरे देशों पर अटैक करके वहाँ पे अपनी कॉलोनी बनाना। ठीक है, दूसरे देशों को हथियाना, वहाँ पे अपना कॉलोनी को एक्वायर करना, उसको कहते हैं हम लोग इंपेरियलिज्म। तो आप पढ़ सकते हैं कि 19th सेंचुरी पे और 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर कॉलोनीज़ को एक्वायर करने का, यानी कि इंपेरियलिज्म की बहुत तगड़ी स्ट्रगल थी। मतलब पागलों की तरह यूरोपियन सुपर पावर्स कंट्रीज जो थी, वो एशियन अफ्रीका में कॉलोनीज़ एक्वायर कर रही थी। ठीक है, ये मतलब सेटिंग है इस पॉइंट की। आगे जब जर्मनी एंटर करता है, इस पॉइंट को यहाँ से पढ़ें कि अब हम आपको इसके पहले जर्मनी के बारे से पहले ये भी बताते हैं कि इसका फ़ायदा क्या था इन कॉलोनीज़ को एक्वायर करने का। इन कॉलोनीज़ में आप उसके नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकते थे अपने इंडस्ट्रीज़ के लिए, अपना फिनिश गुड्स के लिए मार्केट ले सकते थे, अपने गुड्स के लिए रॉ मटेरियल उठा सकते थे। इसलिए जो ये यूरोपियन कंट्रीज़ एशियन अफ्रीका में अपनी कॉलोनीज़ को एस्टैब्लिश कर रहे थे, ये उनके लिए इस तरह से इंपॉर्टेंट था। ओके, अब हम लोग बात करते हैं जर्मनी के बारे में। तो ये जो पॉइंट मैं तीसरी बार अब इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक जरूर पढ़िएगा।
था स्क्रीनशॉट लेके कि व्हेन जर्मनी एंटर्ड द रेस फॉर एस्टैब्लिशिंग कॉलोनीज ब्रिटेन एंड फ्रांस मेड अ सीक्रेट एग्रीमेंट। ब्रिटेन एंड फ्रांस मेड अ सीक्रेट। तो जब जर्मनी कॉलोनीज़ को एक्वायर करने के लिए घुसता है तो ब्रिटेन एंड फ्रांस ने एक सीक्रेट एग्रीमेंट साइन किया। अब उस सीक्रेट एग्रीमेंट के बारे में जानते हो उसमें क्या था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रांस वॉज टू टेक ओवर मोरक्को एंड ब्रिटेन वॉज टू टेक ओवर इजिप्ट। मतलब ब्रिटेन को इजिप्ट ले लेगा एंड मोरक्को को फ्रांस ले लेगा। ये एग्रीमेंट साइन किया ब्रिटेन एंड फ्रांस ने जब जर्मनी कॉलोनीज़ एक्वायर करने के प्रोसेस में उतरा। आगे पढ़ो। बट द फ्रेंच क्लेम ओवर मोरक्को वॉज अपोज बाय जर्मनी। लेकिन जब फ्रेंच ने मोरक्को पे क्लेम किया उसको किसने अपोज किया, उसको जर्मनी ने अपोज किया। क्यों अपोज किया? द जर्मन एम्पेयर प्रोक्लेम्ड दैट ही वुड अपहोल्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ मोरक्को एंड सुल्तान। मोरक्को और उसके सुल्तान को वो आज़ादी दिलाएंगे, ऐसा जर्मनी के एम्पेयर ने कहा। उसने कहा कि सभी कंट्रीज़ को ट्रेडिंग राइट्स उस कंट्री के साथ है, मोरक्को के साथ। ट्रेडिंग कंट्रीज़, हर कंट्री के पास एक राइट है। तो अगर फ्रांस उसको कैप्चर कर लेगा तो सारी ट्रेडिंग राइट्स वो अपने पास रख लेगा, उसको बंद कर लेगा। तो इसीलिए जर्मनी चाहता था कि मोरक्को का कंट्रोल फ्रांस छोड़ दे। अब अपने ओपिनियन को थापने के लिए, थापना समझते हो ना कि भाई ये काम मुझे करवाना है, ये मैं किसी तरह बाई हुक और बाई क्रुक इस ओपिनियन को दूसरे के ऊपर थापूंगा। ये करने के लिए जर्मनी ने अपना गन बोट भेजा, पैंथर नाम का गन बोट भेज दिया फ्रांस में। पैंथर नाम का गन बोट भेज दिया जर्मनी ने फ्रांस के पास। वॉर होने ही वाली थी, इस सिचुएशन पे वॉर ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाली थी। लेकिन वॉर क्यों नहीं हुई? क्योंकि अमेरिका साइलेंट था, यूएसए साइलेंट था। लेकिन आगे जाके वॉर हुई, इसी स्टेज पे वॉर हो जाती, शायद एक आध साल पहले ही वॉर स्टार्ट हो जाती। लेकिन वॉर थोड़ी लेट हुई क्योंकि उस समय अमेरिका ने अपना साइलेंस बरकरार रखा। लेकिन इस घटना से भी दोनों कंट्रीज़ यानी कि बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में एनिमिटी पैदा हुई, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 का एक मेजर कॉज था। चलिए अगले पॉइंट की तरफ अग्रसर होते हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज के बारे में, जो कि है सराजेवो क्राइसिस। तो ये जो सर्बियन कंट्रीज थी, स्लैविक कंट्रीज़ थी, उनको किसने कैप्चर करके रखा हुआ था? ऑस्ट्रिया हंगरी ने। तो ये लोग को क्या मोटिव था इनका, सर्बियंस का क्या मोटिव था? इनका मोटिव था कि ये सारे स्लैविक कंट्रीज़ को संगठित करें, यानी कि एक साथ एकजुट करें और ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट के खिलाफ हमला करें, आवाज़ उठाएं, ताकि अपना इंडिपेंडेंस को वापस पा सकें। तो 28 जून 1914 को एक घटना घटी, ठीक है, 28/6/1914 को एक घटना घटी। हुआ ये कि आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, क्राउन प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया यानी कि राजकुमार ऑस्ट्रिया के, यहाँ पे नाम लिखा हुआ आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, उनका कत्ल किया गया, उनका असैसिन किया गया, उनकी और उनकी वाइफ का असैसिन किया गया। कहाँ पे किया गया? सराजेवो में किया गया, इसलिए उसको कहा जाता है सराजेवो क्राइसिस। सराजेवो कहाँ है? कैपिटल सिटी ऑफ बॉस्निया, ठीक है। तो असैसिन किसने किया, किसने मारा उनको, कौन था मर्डरर? उनका नाम था गैब्रिलो प्रिंसेप नाम था। ये नाम 19 साल का बॉस्नियन स्टूडेंट था। लेकिन ये जो प्लान किया गया था, जैसे होता ना कि प्लानिंग किसी ने की, अंजाम किसी ने दिया, अंजाम गैब्रिलो प्रिंसेप ने दिया इस कार्य को। लेकिन इसका जो प्लानिंग किया था एक सोसाइटी ने, जिसका नाम था ब्लैक हैंड नामक सोसाइटी ने आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड का कत्ल प्लान किया था और इसको अंजाम दिया था 19 ईयर ओल्ड स्टूडेंट बॉस्नियन गैब्रिलो प्रिंसेप ने। अब पूरा कोहराम मच गया, ठीक है। जो ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट थी उसने सर्बिया को एक्यूज़ किया कि तुम्हारी वजह से हमारा राजकुमार जो है मरा है। देखो, सर्बिया वॉज ब्लेम्ड फॉर आर्चड्यूक्स असैसिनेशन। स्ट्रिक्ट अल्टीमेटम भेजा गया ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया को कि जल्दी से जो भी इसके पीछे है उसे पकड़ाओ और हमारे हवाले करो। उसने सारे एंटी ऑस्ट्रियन स्कूल्स, एंटी ऑस्ट्रियन चीज़ों पर बैन लगा दिया और मतलब बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस थाप दिए सर्बियन गवर्नमेंट के ऊपर कि अगर हमें नहीं मिला तो देखना इसका अंजाम क्या होगा, हमें अगर दोषियों को नहीं मिला तो देखना तुम्हारे साथ क्या हाल करेंगे। बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन उनके ऊपर लगा दिए। लेकिन सारे टर्म्स एंड कंडीशन को सर्बियन गवर्नमेंट ने नहीं एक्सेप्ट किया। क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? क्योंकि उनका मानना था कि ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस थे जो कि उन्हें अपने ऊपर राज करने से रोक रहा था और जो उनके राइट के खिलाफ था। ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट ने उनके ऊपर लेवी कर दिए थे, उनके ऊपर थाप दिए थे कि उनका कहना था कि
ऐसे कंडीशंस हैं कि वो अपने ऊपर खुद ही राज नहीं कर सकते, जो कि हमारे राइट के खिलाफ है, और इसी से गुस्सा हो गए ऑस्ट्रिया वाले, और 28 जुलाई 1914 को उन्होंने सर्बिया पर अटैक कर दिया। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और इसीलिए सराजेवो क्राइसिस को कहते हैं द इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं आर्मिस्टाइज डे एंड द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बारे में। तो आर्मिस्टाइज मतलब जब जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था। 11 नवंबर 1918 वाज द डे व्हेन जर्मनी सरेंडर्ड एंड दिस वाज द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड दिस वाज आल्सो नोन एज द आर्मिस्टाइज। ठीक है, इतना ही आपको इसमें जानना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बारे में। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बारे में, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स कहाँ पे कब और कब साइन किया गया था, इसको आप याद रखेंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा बन सकता है। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन किया गया था 28 जून 1919 को इन द हॉल ऑफ मिरर्स एट वर्साइल्स। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स एक पीस ट्रीटी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। इसको कब साइन किया गया था? 28 जून 1919 एट द हॉल ऑफ मिरर्स इन वर्साइल्स एट फ्रांस। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको इसमें जानना है वो कि कौन कौन लोगों ने मिलकर ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को फ्रेम किया था। नीचे थोड़ा सा पढ़ेंगे जहाँ पे मैंने ब्लू पेन से मार्क करके रखा है। द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉयड जॉर्ज, प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जॉर्ज क्लेमेंसियाउ द फ्रेंच प्रीमियर एंड द वी ऑरलैंडो ऑफ इटली। ये 3-4 लोगों ने फ्रेम किया था। नाम क्या है? लॉयड जॉर्ज, वुडरो विल्सन जॉर्ज क्लेमेंसियाउ एंड वी ऑरलैंडो। ये 4 नाम हैं। ये 4 लोगों ने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को क्या कर रखा था? फ्रेम कर रखा था। कोई दिक्कत नहीं है। अब ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के टर्म्स क्या थे, उसके प्रोविजंस क्या थे, उसमें क्या लिखा हुआ था, उसके अनुसार हुआ क्या, अब उस पर ज़रा नज़र डालने का समय आया है। सबसे पहला पॉइंट है वॉर इंडेमनिटी। वॉर इंडेमनिटी का मतलब क्या हो गया कि इस ट्रीटी ने, इस दस्तावेज ने जर्मनी को वॉर का अग्रेसर होने का इल्ज़ाम लगाया। इसने कहा कि जर्मनी की वजह से है ये वॉर हुआ है, उसी के कारण इतनी ज़्यादा तबाहियाँ मची हैं। इसी कारण उसे $33 बिलियन, जी हाँ ये एमसीक्यू में बनेगा, $33 बिलियन देना पड़ा एज अ वॉर कंपनसेशन टू इट्स एलीज, टू इट्स एनिमीज। एनिमी नेशंस को $33 बिलियन उसे देने पड़े एज अ वॉर कंपनसेशन। पहला पॉइंट क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सुनो, ये पॉइंट क्लियर हो गया है। आगे सुनो, द राइन वैली। राइन वैली एक जगह थी जिसको डीमिलिटराइज कहा गया। वहाँ पे पहले के समय में जर्मनी आर्मी रखती थी राइन वैली के एरिया में, लेकिन ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के अनुसार राइन वैली के एरिया में अब जर्मनी अपनी आर्मी नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकती है। ये उसके प्रोविज़न में लिखा हुआ था, आप इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे सुनो, सॉरी, एल्सेस लॉरेन एंड द सार बेसिन। तो मैंने आपको बताया है कि एल्सेस लॉरेन जो फ्रैंको प्रूशियन वॉर में फ्रांस जर्मनी से हार गया था 1870-71 में, वो उसे इसके बाद वापस मिल गया ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के कारण। और जर्मनी ने फ्रांस के कोल माइंस को वॉर में डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसी कारण उसको कंपनसेट करने के लिए, कोल माइंस को कंपनसेट करने के लिए फ्रांस को जर्मनी के सार बेसिन का कंट्रोल दे दिया गया। सार बेसिन कोल माइंस में बहुत रिच जगह थी, क्योंकि जर्मनी ने कोल माइंस को तबाह कर दिया था। उसी कारण जर्मनी का सार बेसिन किसे दिया गया? फ्रांस को दिया गया। कोई दिक्कत नहीं है। और एल्सेस लॉरेन को भी फ्रांस को वापस दे दिया गया, जिसने हारा था आपके फ्रैंको प्रूशियन वॉर में। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की। चलिए ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के अगले पॉइंट में बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है शेल्सविक। ठीक है, अब शेल्सविक को कैप्चर कर लिया गया था डेनमार्क से 1864 में। तो अब शेल्सविक कहाँ जाएगा, किस देश का हिस्सा बनेगा, वो डिसाइड किया गया प्लेबिसाइड से। प्लेबिसाइड क्या होता है? प्लेबिसाइड एक तरह का वोटिंग सिस्टम होता है। जैसे हमने वोट किया, कौन चुनेगा, कौन होगा विधायक, कौन होगा एमपी वगैरह, उसी प्रकार से प्लेबिसाइड में एक तरह का जनरल वोटिंग कराया गया कि किस देश में आपको शामिल होना है। शेल्सविक को डेनमार्क से कैप्चर किया गया था, कहाँ? 1864 में। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द नॉर्दर्न जोन वोटेड फॉर इनकॉर्पोरेशन इन डेनमार्क एंड द सेंट्रल जोन वोटेड फॉर जर्मनी। मान लीजिए ये शेल्सविक है, ठीक है। तो नॉर्दर्न जोन है, ये वाली जो जोन है नॉर्दर्न जोन, उन्होंने कहा कि हमें डेनमार्क ही जाना है, हमें डेनमार्क जाना है, ठीक है। लेकिन जो सेंट्रल जोन है, मान लीजिए सेंट्रल जोन है, ये सेंट्रल जोन उन्होंने क्या कहा कि हमें जाना है जर्मनी, यही कहा गया। द नॉर्दर्न जोन ऑफ शेल्सविक वोटेड फॉर द इनकॉर्पोरेशन इन डेनमार्क, उन्हें डेनमार्क जाना था, बट द सेंट्रल जोन वोटेड फॉर जर्मनी। ओके, ये पॉइंट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यूपेन एंड मेलमडी।
Another major territorial rearrangement was that Germany had to surrender the areas of Eupen and Malmedy to Belgium and the city of Memel went to Lithuania. यूपेन एंड मैलमेडी दो सिटीज़ थी, यूपेन एंड मैलमेडी। ये जर्मनी को किसको देना पड़ा? बेल्जियम को देना पड़ा, ठीक है। यूपेन एंड मैलमेडी जर्मनी को बेल्जियम को सरेंडर करना पड़ा। और मेमेल नाम का सिटी जो था वो किसको सरेंडर करना पड़ा? लिथुआनिया को, ठीक है। ये भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी पॉइंट था, समझ के पढ़ के समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सुनो, इंडिपेंडेंस ऑफ पोलैंड। तो पोलैंड एक न्यूली क्रिएटेड स्टेट था जो अपने टेरिटरीज वॉर में हारा था, लेकिन अब उसको जो हारी हुई टेरिटरीज थी उसकी वॉर में उसको वापस मिल गई, ठीक है। जो भी टेरिटरीज उसने वॉर में हारी थी उसको वापस मिल गई। और पोलैंड का ट्रेड को बढ़ाने के लिए, उस कंट्री को प्रोग्रेस कराने के लिए उसको पोर्ट की दरकार थी। तो उसको पोर्ट देने के लिए क्या किया गया? जो जर्मनी का डैंजिंग कॉरिडोर है, डैंजिंग कॉरिडोर जो कि पोर्ट एरिया है, डैंजिंग कॉरिडोर जर्मनी का पोर्ट एरिया है, वो इंटरनेशनलाइज कर दिया गया। वो मतलब कि अब सब देश उससे ट्रेडिंग राइट्स कर सकते हैं, ठीक है। ये जो डैंजिंग कॉरिडोर का ये जो पोर्टल एरिया है उसको पूरी तरह से डैंजिंग कॉरिडोर को जो पूरा इंटरनेशनलाइज किया गया, उसके कारण बहुत सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ पोलैंड के पास आई और उस कंट्री का प्रोग्रेस हुआ। कोई दिक्कत नहीं है, आगे सुनो। अगला पॉइंट है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्यूचर एग्रेशन जर्मनीज मिलिट्री स्ट्रेंथ वॉज क्रिपल्ड। जर्मनी का मिलिट्री स्ट्रेंथ बर्बाद कर दिया गया, उसकी आर्मी, उसकी मिलिट्री ताकत को बर्बाद किया गया। क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया ताकि फ्यूचर में कोई ऐसा वॉर ना हो जिसके कारण इतनी सारी तबाहियाँ अभी झेलने को मिली हैं। यहाँ पढ़ेंगे, द जर्मन आर्मी वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू अ फोर्स ऑफ 1 लाख सोल्जर्स। 1 लाख सोल्जर्स रह गए उसमें। 15,000 नेवी वाले रह गए एंड द एयर फोर्स वॉज टोटली बैंड। एयर आर्मी ख़त्म हो गई, सबमरीन्स भी ख़त्म हो गए और वॉर शिप्स रह गई 36 शिप्स रह गई वॉर के लिए। तो कितने चीज़ें रह गई इसको आप याद रखेंगे। इस पॉइंट में आप क्या लिखेंगे? टू प्रिवेंट फ्यूचर एग्रेशन जर्मनीज मिलिट्री स्ट्रेंथ वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। इट वॉज लिमिटेड टू 1 लाख सोल्जर्स, 15,000 नेवी मैन, 36 warships only and the air force was completely banned and submarine was completely banned। कोई दिक्कत नहीं है। और जर्मनी बाहर से कुछ खरीद भी नहीं सकता था, कुछ आर्मी वगैरह, कुछ इक्विपमेंट वगैरह वो खरीद भी नहीं सकता था, ठीक है। आगे सुनो, आगे है सप्लाई ऑफ कोल। जर्मनी हैड टू सप्लाई ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ कोल टू फ्रांस, इटली एंड बेल्जियम फॉर 10 years। जर्मनी को बहुत सारी कोल की सप्लाई करनी पड़ी। किसको करनी पड़ी? जर्मनी को कोल सप्लाई करना पड़ा। किस कंट्रीज़ को? इटली, फ्रांस एंड बेल्जियम, IFB को सप्लाई करनी पड़ी। जर्मनी को कोल सप्लाई करनी पड़ी। जर्मनी हैड टू सप्लाई ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ कोल टू इटली, फ्रांस एंड बेल्जियम फॉर 10 years। अगला पॉइंट सुनो, सेवरल कंट्रीज गेंड इंडिपेंडेंस। बहुत सारी कंट्रीज़ को इस पैक्ट के कारण, इस ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के कारण इंडिपेंडेंस भी मिली। पढ़ेंगे आगे, द कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ बेल्जियम, पोलैंड एंड चेकोस्लोवाकिया वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय जर्मनी। तो बेल्जियम का इंडिपेंडेंस रिकॉग्नाइज किया गया, पोलैंड का इंडिपेंडेंस रिकॉग्नाइज किया गया और चेकोस्लोवाकिया का इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज करवाया गया। आगे पढ़ेंगे, अगला और आखिरी पॉइंट है जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स का, वो है लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस के फॉर्मेशन की भी बात ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में ही की गई थी कि एक पीस सेटलमेंट बॉडी होनी चाहिए वर्ल्ड में, मतलब पीस बनाने वाली बॉडी होनी चाहिए वर्ल्ड में। तो वो बॉडी थी लीग ऑफ नेशंस। लेकिन आपको जैसे पता ही होगा कि लीग ऑफ नेशंस कारगर नहीं रही थी और इसी कारण द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जो कि हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। लीग ऑफ नेशंस का जो मेन काम था वो था आपका शांति बनाए रखना मेंबर कंट्रीज़ में और सारे कंट्रीज़ को एकजुट रख के चलना, लेकिन ये अपना काम एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। इसी के साथ इस क्लास का अंत होता है। हमने वर्ल्ड वॉर 1 को क्लियर करा दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे स्टूडेंट पायलट्स को। और हाँ, आगे आने वाले लेक्चर्स में बने रहेंगे, सारे क्लास करेंगे तो बढ़िया नंबर आना आपकी मुट्ठी में है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले क्लास के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।